नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पंत पर धनवर्षा रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में बिके। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ। और आप देखिए 180.5 करोड़ रुपए खर्च किए 10 फ्रेंचाइजियों ने 12 मार्की खिलाड़ियों पर। और 26.75 करोड़ रुपए पंजाब जाने वाले श्रेयस इतिहास के दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं। 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली 23 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि। 18 करोड़ रुपए पाकर सबसे महंगे स्पिनर बने युजवेंद्र सिंह चहल। 15.75 करोड़ रुपए पाकर जॉस बटलर बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। और देखिए फर्स्ट एडिशन आईपीएल का कब हुआ था? ये आप देखिए 2008 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं द इंडियन प्रीमियर लीग की। और इसमें आप देखते हैं कि ये आप लोगों को इनके देखने को मिल जाएंगे। मेगा नीलामी के सबसे बड़े खिलाड़ी ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है 27 करोड़ में। श्रेयस अय्यर ये पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़। वेंकटेश अय्यर केकेआर ने 23.75 करोड़। युजवेंद्र सिंह चहल पंजाब किंग्स ने 18 करोड़। अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स ने 18 करोड़। जोस बटलर गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़। केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़। संभल में जामा मस्जिद की सर्वे पर बवाल, पथराव फायरिंग में 4 की मौत हो चुकी है। ये आप देखते हैं कि यहां भी कहा जा रहा है कि एक हिंदू मंदिर के होने की बात हो रही। कहा जा रहा है कि उसे तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोर्ट का आदेश का है तो संभल की शाही जामी मस्जिद में हरिहर मंदिर के होने के दावे पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। इसलिए भारत सरकार व अन्य दूसरे पक्षों को सुने जाने के लिए नोटिस भेजा जाए। एडवोकेट कमिश्नर अपने मौके की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। मामला संवेदनशील होने के कारण उसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की जाए। डीएम व एसपी मौके पर पुलिस बल उपलब्ध कराए। आप लोगों को मालूम है, देखिए एक बात बता दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। धार्मिक स्थल कानून की बात हो रही है। इसमें कहा गया था कि आप देखेंगे जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। एक डेट तय की गई थी 15 अगस्त 1947 की, क्योंकि उस दिन हम लोग आजाद हुए थे। और आप देखते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद ने 2 समुदाय के बीच काफी बड़ी खाई पैदा की और हमारे देश में बहुत सारे दंगे हुए, यहां तक कि आतंकी हमले हुए। इस तरह की घटना आगे ना हो इसलिए कानून लाया गया था। लेकिन अब आप देखते हैं इस कानून को ही चुनौती दी गई है। तो वही बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मामले पर? अपना बता सकते हैं आप लोग। आज हो सकता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला। और भाजपा आरएसएस फडणवीस को देखना चाहते हैं नया मुख्यमंत्री। शिवसेना राकापा के नेता बढ़ा रहे हैं शिंदे और अजीत पवार का नाम। ये आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला है। मुंबई इसकी राजधानी महाराष्ट्र की। देख लीजिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से इसकी सीमा लगती है। और आप देखिए 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हो गई। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। यहाँ के आप देखते हैं कि राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णा यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
40% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% आरक्षण। केंद्र सरकार ने एकरूपता के लिए जारी किया दिव्यांग आरक्षण के दिशा निर्देश। बाद की पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांगता के लिए होंगे आरक्षित है। ये आप देखते हैं कि ये दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन में विसंगतियों की चिन्हित करने और पदों की पहचान में आवंटित कार्रवाई के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन जैसे संस्थाओं की आलोचना करने के बाद उठाया गया नया दिशा निर्देशों का उद्देश्य केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांग व्यक्तियों के को रोजगार में समावेशिता निष्पक्ष और एक रूपता सुनिश्चित करना है। एक तरह से गूगल मैप के सहारे दौड़ रही कार अधूरे पुल से गिरी, तीनों की मौत हो चुकी है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि किसी पर भी पूरी तरह से आंख बंद करना कई बार खतरनाक भी करके भरोसा करना खतरनाक भी हो सकता है। देख लीजिए गूगल का सहारा लेना। अजनाला थाने को आईईडी से उड़ाने का षड्यंत्र विफल हुआ है। थाने के बाहर प्लास्टिक की बोरी में छिपा कर रखा था विस्फोटक। गजब। संसद का शीतकालीन सत्र आज से अदानी मणिपुर मुद्दे पर हंगामा तय माना जा रहा है और सत्र के दौरान वक्फ संशोधन, एक राष्ट्र एक चुनाव सहित 16 विधेयक सरकार पर करेगी पेश। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अडानी मणिपुर हिंसा व बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा कराने की मांग की है। बढ़ते प्रदूषण पर तो आप देखते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। एक और आपको बात बता दूं, देखिए संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है आपकी। और जब कोई कानून पास करवाना होता है, बनाना होता है, तो राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी, और फिर वहां बहस होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि पास होता है, वहां से राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। ठीक है। गांव गांव संविधान का संदेश पहुंचाएगी केंद्र सरकार। कल संविधान दिवस पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं कराएगी। ग्रामीणों को संविधान की शपथ और अधिकारों का तत्वपूर्ण चर्चाएं की बात हो रही है। और 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत हो चुका था ना आपका संविधान, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान आ चुका था, तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी 26 जनवरी 1950 में हो चुका था। 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली थी, तो 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस तरह के दिवसों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े क्वेश्चन सब आपकी खबरें हैं। मुंडका में बनेगा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय। केजरीवाल कह रहे हैं, कहा कि जल्द शुरू होगा काम और 2100 करोड़ रुपए हो चुके मंजूर। पूर्व सीएम बोले, मुझे पता लोगों के लिए 100 बार जेल जाना मंजूर है। ये आप देखेंगे कि दिल्ली में क्या है ना, विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में 2025 में। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अतिशी यहाँ की अभी नई चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा आप देखते हैं कि हवा भी दूषित है, जहरीली हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेजों के चुनाव में एबीपी का दबदबा, एनएसयू का दिखा दम। चलिए, चुनाव होता रहता है ना। व्यापार मेले के अंतिम रविवार को उमड़ पड़ा दर्शकों का जुलूस। ये आप देखिए 43वां अंतर्राष्ट्रीय मेला हो रहा है ना, तो उसी की स्केलिंग का पैटर्न बदलेगा, परखी जाएगी प्रत्येक जिले की जरूरत। विश्व बैंक की ओर से मांग और स्केलिंग में बड़े अंतर को सामने लाने के बाद तेज हुई पहल। 2 शहरों के उदाहरण से जानिए मांग और स्केलिंग में अंतर। शिमला तो मौजूदा समय में सालाना स्केलिंग क्षमता आईटी सेक्टर में करीब 40,000, कितना 10,000 माफ करिए, आईटी सेक्टर में 10,000, हेल्थ केयर में 4,000, पर्यटन और होटल में 4,000, कृषि क्षेत्र में 3,000, रिटेल में 2,500 और टेलीकॉम क्षेत्र में आप देखिए 1,700। रोजगार मांग और स्केलिंग की स्थिति। खाद्य उत्पादन, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ब्यूटी, पर्यटन, हेल्थ केयर क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार की मांग है, जबकि इनमें बागवानी, पर्यटन, हेल्थ केयर से में ही स्केलिंग की सुविधाएं हैं। बाकी क्षेत्रों में स्केलिंग की सुविधा या तो नहीं है या बिल्कुल नहीं, कम है। और 10 वर्षों से स्किल इंडिया नाम देश में बड़ा अभियान छिड़े हुए है केंद्र सरकार का। 6ठी कक्षा से बच्चों को अनिवार्य रूप से स्किल
शिक्षा देने की शुरू हुई है होगी योजना। इंदौर की बात करें तो मौजूदा समय में सालाना स्केलिंग की क्षमता आईटी में आप देखिए 3,360, ब्यूटी व वेलनेस में आप देखिए 1,600, हेल्थ केयर में 600, एग्रीकल्चर में 322, रिटेल में 160। मांग और स्केलिंग की स्थिति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन और बागवानी, वर्कशॉप, टेक्नोलॉजी, मशीन ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर, सेल्स मार्केटिंग, होटल, ब्यूटी वेलनेस आदि क्षेत्रों में रोजगार की ज्यादा मांग है, जबकि स्केलिंग की अभी सुविधा सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर और ब्यूटी वेलनेस में है। बाकी क्षेत्रों में या तो है नहीं या फिर बेहद कम है। आप देखेंगे आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि योग्यता की कमी है, बच्चों में स्किल नहीं है, इसलिए आप देखते हैं नौकरी नहीं मिल पा रही है और पीएचडी करने वाले ग्रेड 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी की बात हो रही है। अब हर जगह आप देखते हैं कि स्किल देने की बात हो रही है। नई शिक्षा नीति आई हुई है, वो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। युवाओं को राजनीति में लाने के लिए होगा यंग लीडर्स डायलॉग, मोदी जी कह रहे हैं। कहा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए होगा बड़ा मौका। आज के बच्चे गोरेया को सिर्फ तस्वीर में देखते हैं, इसे बचाना जरूरी है। या आप देखिए 11 से 12 जनवरी को दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। ये वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने में भारत की युवा शक्ति की करुणा और ऊर्जा सराहनीय है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सिर्फ 5 महीने में लगाए गए 100 करोड़ से ज्यादा पेड़। लोथल में बन रहा है संग्रहालय, हमारी समृद्ध विश्व समुद्री विरासत को जानने का वैश्विक केंद्र भी बनेगा। अच्छी बात है। लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों में सेना का हाथ बटाएगी भारतीय ड्रोन। जवानों तक रसद और गोला बारूद पहुंचाने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा पूरे दिन इंतजार। 20,000 की फीट की ऊंचाई पर 30 किलोग्राम तक का सामान जवानों तक पहुंचाएगा और का ड्रोन। अच्छी बात है। ये लद्दाख है, लेह इसकी राजधानी है, जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया ना। इसकी सीमा चाइना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती। लेह इसकी राजधानी है। चंद्रचूड़ की नसीहत, सेवानिवृत्त जजों का राजनीति में प्रवेश ठीक नहीं है। पूर्व सीजेआई ने न्यायाधीशों को किया सचेत, कहा विशेष हितकारी समूहों के दबाव में नहीं आए। और आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे ना, और सर्वोच्च अदालत है हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। लेटरल एंट्री मुद्दे की पड़ताल करेगी संसदीय समिति। और यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के से 45 पदों को भरने का दिया था विज्ञापन। इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होने पर विरोध के बाद इसका वापस करना पड़ा था। और एक तरह से आप देखिए लेटरल एंट्री मतलब पीछे से भर्ती कहिए इसका, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और आपको बता दूं लेटरल एंट्री का मतलब सीधी भर्ती से होता है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं में विशेष ज्ञान और कौशल वाले लोगों को साथ लाना। और वैसे सबसे पहले 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आईएमएफ में काम कर चुके आईजी पटेल को लेटरल एंट्री के जरिए आर्थिक सलाहकार बनाया था। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। हालांकि लेटरल एंट्री की औपचारिक शुरुआत 2018 में हुई। वर्तमान में इन नियुक्तियों पर कोई कोटा लागू नहीं है और अब तक लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं। इसमें के इस समय आप देखिए 57 अधिकारी विभिन्न मंत्रालय विभागों में है। यहाँ आईएमएफ की बात हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ये आप देखिए जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत ने अर्मीनिया को बिना कस्त प्रणाली का निर्यात शुरू किया। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की पहली खेप अर्मीनिया को आपूर्ति की गई। ये आप देखते हैं कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चरों की आवृत्ति लगभग उसी समय शुरू हुई जब आप देखिए भारत ने उस देश को आकाश वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी शुरू की है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 9 सेना दिवस के समारोह के अंतर्गत आप देखते हैं रविवार को कोलकाता में नागरिकों के लिए प्रदर्शित गश्ती पोत आईएनएस सावित्री को देखते हुए लोग जुटे हुए। ये मुंबई की मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित 7 जून 1990 को कमीशन किया गया यह जहाज भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता का एक प्रमाण है। भूजल निकासी की अनुमति के लिए केंद्र का नया पोर्टल भूनीर पोर्टल के माध्यम से भूजल प्रबंधन में मिलेगी मदद। आवेदन के साथ ही जरूरी शुल्क भी जमा कर सकेंगे लोग। भूमि से जल निकालने की बात हो रही। नैत्य बैंकों को एनओटीटीओ
के साथ साझा करना होगा कार्निया प्रत्यर्पण का डाटा। ऊर्जा भंडारण को मुफ्त बिजली की राजनीति से दूर रखने की योजना है। ऊर्जा भंडारण क्षमता से बिजली आपूर्ति का भुगतान करना होगा अनिवार्य। ऊर्जा भंडारण क्षमता लगाने की योजना को सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देने पर कर रही है विचार। आजकल तो आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री में देंगे, इतने यूनिट फ्री में देंगे, तो खूब बातें हो रही हैं आजकल। अब आप देखिए कार्टून बना हुआ है ना, आप देखिए महाराष्ट्र में बहनों ने, आप देखते हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोगियों को फायदा दिया है क्योंकि वो पैसा दे रहे थे, और आप देखते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन दे रहे थे पैसे, तो उन्होंने उन्हें दिया है। यानी कि महिलाओं ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जो उनके लिए फायदेमंद था यानी कि उन्हीं के लिए दिया है उन्होंने वोट। और ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी लाडली बहना योजना, सुनी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, और उन्हें भारी बहुमत मिला था महिलाओं का। ये आप देखिए मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 400 कितनी, विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि हारी हुई बाजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिता दी थी लाडली बहनों के सहारे। तो ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ना हो तो, बाकी सब चल ही रहा है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, हार का कोई आरोप ईवीएम पर लगा रहा है, कोई कह रहा है कुछ हुआ, कोई कह रहा है कुछ हुआ। मायावती कह रही कि भैया अब हम तो उपचुनाव लड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अखिलेश यादव का कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग हुई है। सब ये आप देख रहे हैं कि चल ही रहा है। अब देखिए हमारे देश में चुनाव जीतना ही सभी पार्टियों का एक तरह से आप देखेंगे उद्देश्य बचा हुआ है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप देखते हैं फ्री की रेवड़ी बंटवा लीजिए, चाहे वो कोई भी काम करवा लीजिए उनसे, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, और इसीलिए आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जाति पाति वोट खरीदने की बातें होती है। उन्हें देश की प्रगति से, अर्थव्यवस्था से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है नेताओं को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देश के भूले गौरव को हमें फिर से स्थापित करना होगा, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं मोहन भागवत। आरएसएस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे। नए आपराधिक कानूनों पर सम्मेलन में शामिल हुए 26 राज्यों के प्रतिनिधि। बिहार में गया के बिफोर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के सभागार में नई आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आप देखते हैं कि बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम होगा कि तीनों नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं जुलाई 2024 से देश में। तो उन्हीं की बात देखिए, बिहार देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, और नीतीश कुमार यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। राम मंदिर निर्माण में कुल 1800 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान जताया जा रहा है। अब तक 900 करोड़ रुपए व्यय, इसी माह के अंत तक द्वितीय तल का काम होगा पूरा ही। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे 30 आध्यात्मिक द्वार। ये कहाँ हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है ना महाकुंभ, तो वहीं की बात हो रही है। एक कृपालु महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा की सड़क हादसे में मृत्यु होगी। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में उनकी 2 अन्य बेटियां समेत घायल हुई हैं, समेत 7 घायल हुए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसे रोकने के लिए NHAI अलर्ट। 10 किलोमीटर के अंतराल पर सावधान, आगे घना कोहरा है, डिस्प्ले किया जा रहा है। 25 किलोमीटर तक एक टीम का गठन जो घने कोहरे के दौरान राउंड मारती रहती है। ये आप देखिए क्या रहता है ना कि इसी समय आप लोगों को मालूम होना चाहिए दुर्घटना बहुत होती है कहाँ, कोहरे में, तो उसी की बात हो रही है।
महादेव सट्टा के आरोपितों की 500 करोड़ की संपत्ति ईडी ने सीज की है। रायपुर अभनपुर क्षेत्र में 19 आप देखते हैं कि जगहों की करीब 200 करोड़ जमीन, ये आप देखते हैं सट्टा ऐप की बात हो रही है। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। शहरी नहीं, आदर्श गांव भी बनाएंगे, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। नेपाल में मिले कर्नाट वंश की कुल देवी के मंदिर के अवशेष, सरकार की ओर से 12 जिले के सिमरोनगढ़ में कराई जा रही खुदाई है। ये आप देखें, इतिहास के जानकार डी.के. सिंह ने बताया कि 1303 से 1325 तक कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव उर्फ सिबई सिंह की थे। उस समय आप देख तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन से बचने के लिए काठमांडू चले गए थे। काठमांडू के भक्तपुर के मल्ल राजा को की पुत्री से शादी कर कुल देवी को वहीं स्थापित किया है। दोनों देशों का साझा विरासत है, जिसकी खुदाई सरकार ने 32 वर्षों बाद शुरू की है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले लड़ी दुश्मनों से जंग, अब अंग्रेजों को कानून बदलवा करा रहे हैं धूमपान बंद। सेवानिवृत्त कर्नल MP शर्मा के प्रयास से 1200 लोगों ने नशे से की तौबा। रोड की जेल में बीड़ी पीना बंद, अच्छी बात है। आप देखिए, कारागार अधिनियम 1896 के तहत अंग्रेजों ने की थी व्यवस्था। कारागार आप देखते हैं कि अधिनियम 1896 के तहत जेलों में बंदियों को बीड़ी उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं जो इसकी मांग करते थे। रुड़की उप कारागार के अधीक्षक JP द्विवेदी ने बताया कि पहले से ही ये व्यवस्था चली आ रही थी। जेल में मैनुअल के अनुसार जेल के अंदर एक स्थान पर सुतली का मोटा सा एक रस्सा लटका कर उसे सुलग दिया जाता था और इसे से कैदी अपनी बीड़ी सुलगाती थे। और लेकिन बीते 21 अक्टूबर से जेल में बीड़ी के प्रयोग पूरी तरह से बंद करा दिया गया। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। इस समय आप देख रहे हैं कि जो जहरीली हवा है ना, उससे दम घुट रही है लोगों की। और आपको बताया था ना, 16 लाख लोगों की मौत होती है हर साल भारत में वायु प्रदूषण से, जो जहरीली हम लोग हवा लेते हैं। और अब ऐसा नहीं कि जो लोग बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन्हीं को फेफड़े का कैंसर हो सकता है। अब उन्हें भी हो सकता है जो जहरीली हवा भी लेते हैं। सदियों की सांसों में घुला जहर, सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली NCR समेत समूचा उत्तर भारत वायु प्रदूषण की जद में आ गया। उत्तर भारत में करीब 60 करोड़ लोग रहते हैं। प्रदूषण का खतरनाक स्तर अब लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। भारत में ऐसी पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह ऐसी पटकथा बन गई है जो हर सर्दी में दोहराई जाती है। इस पटकथा के किरदार भी वही रहते हैं और किरदारों के डायलॉग भी वही। सरकार, नियामकीय संस्था, सुप्रीम कोर्ट अब सब पटकथा के हिसाब से अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, सिवाय इसके कि पटकथा के अहम किरदारों को लगता है कि उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। जीवन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये भी याद रखें। लेकिन आज वायु प्रदूषण का मौजूदा स्तर लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्यों सरकारें, नियामकीय संस्थाओं और सुप्रीम कोर्ट लोगों के उन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर पाएंगी जो उनको सुरक्षित परिवेश में रहते हुए जीवन जीने का अधिकार देता है। सांसों में घुले जहर का इलाज क्या है, इसकी पड़ताल ही आज का मुद्दा है। चलिए आप लोग बताइए और क्या है। ये जहरीले कोहरे से लंदन में हुई थी हजारों की मौत। ये आप देखिए वायु प्रदूषण कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसका उदाहरण 1952 में लंदन में देखा गया था। लंदन में भीषण ठंड थी, जिसके कारण लोगों को अपने घरों को गर्म करने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल करना पड़ा था। परिणाम स्वरूप 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक एक घना जहरीला कोहरा छा गया और धुएं और कोहरे ने लंदन को लगभग ठप कर दिया। लंदन के कुछ हिस्सों में दृश्यता इतनी कम हो गई कि पैदल चलने वाले लोग अपने पैरों को ही नहीं देख पा रहे थे। भूमिगत मार्गों के अलावा परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित हुई, जिससे बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए खुद ही रास्ता तलाशना पड़ा। कई लोगों ने अपनी कारों को सड़क पर ही छोड़ दिया। इंडोर नाटक और संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिए गए क्योंकि दर्शक मंच नहीं देख पा रहे थे। सड़कों पर अपराध बढ़ गया।
इसके परिणाम स्वरूप सांस संबंधी बीमारियों से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अनेक लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हुई। इसके बाद ब्रिटेन की संसद ने 4 साल बाद स्वच्छ वायु अभियान पारित किया। इस घटना को द ग्रेट फॉग ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं। या आप देखिए, आपात उपायों से कम नहीं होगा प्रदूषण। आमतौर पर जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तो आप तब ग्रेप 2, 3, 4 जैसे इमरजेंसी उपाय किए जाते हैं, लेकिन इन उपायों से हवा प्रदूषण के स्तर को कम नहीं कर सकती है। इससे सिर्फ प्रदूषण के खतरे को बढ़ने से रोका जा सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे वर्ष इसके स्रोतों पर, जहां से निकल रहा है वहां से अंकुश लगाने पर काम करना होगा। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाने होंगे लक्षित कदम। हमें यह पता है कि प्रदूषण के मूल कारण क्या है, किन स्रोतों से प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लंबित या आप देखिए कदम उठाने होंगे जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो, और यह काम पूरी गंभीरता से करना होगा। अब आप देखिए, आप खुद सोच के दिल के लिए, आपको लगता है कि पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, तो आप क्या करिए, पराली को आप देखते हैं दूसरे क्षेत्रों में उपयोग करना लग जाइए, अलग अलग धंधों में उपयोग करने लग जाइए, देसी खाद में बदलने में उपयोग लगने लग जाइए। तो उसी की बातें हो रही। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, कई बार हम लोग इस तरह के आर्टिकल देख चुके हैं ना। सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर 72% बढ़ा है। प्रदूषण 1998 से 2016 के बीच इस इलाके में 7 वर्ष कम जीते हैं देश के बाकी लोगों की तुलना में। यहाँ के लोग, बड़ी आबादी, तेज आर्थिक विकास और औद्योगिकरण से भी बड़ा प्रदूषण। 9% आबादी विश्व की और भारत की 40% आबादी रहती है यहाँ। उत्तर पूर्वी भारत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा और पूर्वी बांग्लादेश शामिल है। चीन ने ऐसे जीती जानलेवा धुंध की जंग। एक दशक पहले बीजिंग विश्व में प्रदूषण के खतरनाक स्तर के लिए जाने जाना आता था, और इसे आप देखते हैं कि स्मॉग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाने लगा था। 2008 में ओलंपिक खेलों में के आयोजन से पहले शहर गहन जांच के दायरे में आया, क्योंकि वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को काफी खतरा था। और सैटेलाइट डाटा से पता चला कि बीजिंग में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर काफी अधिक है, और जिससे बड़े पैमाने पर सांस संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं, और समय से पहले मौतें हो रही हैं। चीन ने शुरू की 5 वर्ष की कार्य योजना। इससे निपटने के लिए चीन ने सड़कों से कारों को हटाने, कारखानों को बंद करने और सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने जैसे कई कठोर कदम उपाय शुरू किए। 2013 तक चीन ने संकट से निपटने के लिए 5 वर्षों की कार्य योजना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, बाइक शेयरिंग योजनाओं को फिर से शुरू करने और ट्रक यातायात को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर ले जाकर प्रदूषण के स्तर में बड़े पैमाने पर कमी लाना था। इस योजना के लिए $270 अरब का बजट रखा गया था। वायु प्रदूषण में आई 42.3% की कमी। इस कड़े उपायों से बीजिंग की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान के अनुसार 2013 से 2021 के बीच शहर में वायु प्रदूषण में 42.3% की कमी आई, और इन प्रयासों से न केवल बीजिंग को बदल दिया, बल्कि इस अवधि में प्रदूषण के स्तर में वैश्विक गिरावट में भी योगदान दिया। अब आप देखते हैं कि इस तरह का जहरीली हवा होती है और सांस लेना दुश्वार होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो हमारी छवि बेकार जाती है। लोग घूमने आते हैं, वो सोचने लगते हैं। फिर स्वच्छता हवा के लिए जिंग की कार्यक्रम। विश्व बैंक के अनुसार चीन ने जिंग की क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कदम, वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए इनोवेटिव मॉडल अपनाया। इसके तहत पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए ग्रीन फाइनेंस को ऊर्जा नीति के साथ जोड़ा, और इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को जड़ से खत्म करना था। कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता हुआक्सिया बैंक के साथ इसका सहयोग था। इससे उपक्रमों को वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं के लिए जरूरी वित्त उपलब्ध कराया गया, और इन पहलों में ऊर्जा दक्षता का बेहतर बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और कड़े वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय शामिल थे। इसलिए इससे बीजिंग की हवा को स्वच्छ बनाने में मदद मिली है। भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं, तो आप देखिए बीजिंग की सफलता मूल्यवान सबक देती है, लेकिन आप देखिए भारत में उसकी रणनीतियों को लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। चीन की सत्तावादी व्यवस्था के विपरीत भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्सर राजनीतिक हितों के टकराव और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के मुद्दों के कारण नीतियां लागू करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भारत के पास चीन की तुलना में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी भी है। या आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है। किसकी? चाइना की। पत्नी को भरण पोषण भत्ता नहीं देने पर
संपत्ति की जमीन हुई को होगी नीलामी। ये उत्तर प्रदेश की बात है। ये बीते वर्ष पतंजलि आयुर्वेद का राजस्व 23% बढ़ा। BIS हॉलमार्क से ऐसे जांच सोने की शुद्धता। और ये आप देखिए बिहार से लोगो देखने को मिलेगी सोने की शुद्धता। यूनिक हॉलमार्क आईडी। सोने के जेवर पर BIS का लोगो त्रिभुज त्रिकोण का आकार का होता है। जेवर पर इन लोगों का होना बताता है कि खरीदी जा रही है ज्वेलरी का BIS केंद्र पर जांच की गई है। चलिए वही बता रहे हैं, सब हो रहा है। सोने के प्रत्येक जेवर को 6 अंक का एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। प्रत्येक जेवर के लिए अलग और यूनिक कोड होता है, दिया जाता है। इसे अल्फा न्यूमेरिक कोड को BIS के केयर ऐप के जरिए सत्यापित भी किया जा सकता है। यदि इस ऐप पर यह कोड सत्यापित नहीं होता है तो जेवर नकली भी हो सकता है। और यह चिन्ह सोने के जेवर की शुद्धता उसमें कितना प्रतिशत सोना है इसकी जानकारी आप देखिए बताता हूँ। चलिए 2000 आप देखते हैं कि सन 2000 में हुई थी हॉलमार्किंग की। आप देखते हैं कि शुरुआत क्या होता है। हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता को सत्यापित करने की प्रक्रिया को हॉलमार्किंग कहते हैं। BIS ने 14, 18, 22, 23 और 24 कैरेट से बने आभूषण और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया हुआ है। यह कदम सोने की खरीदारी सुरक्षित करने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए करते हैं। चलिए कई शहरों में आप देखिए 80,000 रुपये के पार पहुंचा सोने का मूल्य। सोना हमारे देश में बड़ा प्रिय है। 2025 में आप देखते हैं कि 6.3% रहेगी भारत की विकास दर। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है। विदेशी संपत्ति वाले 2 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 26 सूचीबद्ध कंपनियों ने 35,000 करोड़ की संपत्ति बेची। CCI ने जांच रिपोर्ट रोकने की मांग ठुकराई। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एप्पल की जांच एजेंसी पर रोक लगाने संबंधी मांग को ठुकरा दिया है। इस रिपोर्ट में एप्पल को प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन का आरोपी माना गया। CCI की जांच में पाया गया था कि एप्पल ने अपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप स्टोर बाजार में प्रमुख स्थिति का फायदा लिया। CCI के बारे में याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लेता है। 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दिसंबर में आज 10 IPO में निवेश का मिलेगा मौका। अगले महीने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की आरंभिक सार्वजनिक निगम लाएगी कंपनी। चलिए 8,000 करोड़ रुपए जुटाएगी रिटेल चेन कंपनी विशाल मेगावाट। 4,000 करोड़ रुपए जुटाएगी इंटरनेशनल चेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। 57 कंपनियों ने 49,436 करोड़ रुपए जुटाए थे 2023 में। और FPI ने नवंबर में अब तक 26,533 करोड़ रुपए निकाले। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने कैलेंडर वर्ष 2024 में 19,940 करोड़ रुपए हुई शुद्ध निकासी। नवंबर में FPI ने डेट से भी 1,110 करोड़ रुपए निकाले। देश के 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी के लिए जमीन आवंटन की गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और आप देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल में होगा निर्माण। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हिसार, आगरा, प्रयागराज, गया समेत 6 स्मार्ट सिटी बनेगी। ये बलिदानी थापर की जन्मस्थली के लिए रास्ता देने में देरी पर राष्ट्रपति ने तलब किया हुआ है। पूर्वी भारत देश का ग्रोथ इंजन है, मोदी जी कह रहे हैं हमारे। भोपाल त्रासदी के अगले 5 सालों में 18,000 प्रभावितों की हुई थी मौत। देख लीजिए 3 दिसंबर 1984 को जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली मेथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस लीक हुई थी ना, उससे 3,787 लोगों की जान गई और 5 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया था। लंबे समय तक इसका आप देखते हैं प्रभाव भी रहा है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अदानी समूह से बिजली समझौते की जांच करेगा बांग्लादेश। अंतरिम सरकार ने चीन के सामने रखा मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव। भारतीय हितों के खिलाफ अपने रोक पर कायम दिख रहे हैं यूनिट सरकार। अदानी समूह की श्रीलंका परियोजनाओं की जांच कर रही है अमेरिकी एजेंसी। ये आप देखिए अमेरिका ने अभी हाल ही में जो आरोप लगाया ना रिश्वत के,
तो उसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ। देखिए श्रीलंका, ये पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका की भी देखने को मिलेगी। ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों से सीमा लगती है हमारी इससे। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। एसईसी सीधे अदानी को कोई नोटिस नहीं दे सकती है, राजनयिक माध्यमों से संबंध देगा। अमेरिकी एजेंसी का विदेशियों पर हक नहीं, ढाक से कुछ नहीं भेज सकेगी। ये अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाने की बात हो रही है। 26.6 करोड़ डॉलर देने की बात हुई है रिश्वत मामले में। इसकी जांच होना चाहिए देखिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। मस्को को भाई भारत की चुनाव प्रक्रिया। अमेरिका के उद्योगपति बोले 64 करोड़ भारतीय वोटरों के वोट बस एक दिन में गिने। ये आप देखिए अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया पर तंज। कैलिफोर्निया में दो हफ्ते बाद भी मतगणना अभी भी जारी है। भारतवंशी जय भट्टाचार्य बन सकते हैं अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक। एरास्मस पुरस्कार पाने वाले पहले दक्षिण एशियाई होंगे अमिताभ घोष। जलवायु परिवर्तन संकट के इर्द गिर्द अकल्पनीय की कल्पना विषय पर योगदान के लिए प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को मंगलवार को प्रतिष्ठित एरास्मस पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक हैं। अमिताभ ने कहा कि वह जलवायु संकट को कम कर्म और धर्म के संदर्भ में देखते हैं। चलिए इस तरह के पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछ लिया था। भारत ने 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु फंडिंग समझौता खारिज किया। कहा कि समझौते को मंजूरी से पहले नहीं दिया गया बात करने का मौका। 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की तुलना में बेहद कम है ये पैकेज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर के नए जलवायु फंडिंग पैकेज के रविवार को खारिज कर दिया है। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 पर वार्ता पूरी हुई। COP20 के अध्यक्ष ने घोषणा की कि पेरिस समझौते की आर्टिकल 6 पर वार्ता हुई। आर्टिकल 6 के तहत उत्सर्जन कम करने के लिए करने वाली परियोजनाओं से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को अन्य देशों को उनके जलवायु लक्ष्य पूरा करने में मदद के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। कुर्स्क में यूक्रेन के मिसाइल हमले में 500 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए। अभी आप देखिए बड़ी अशांति फैली हुई है। ये रूस यूक्रेन है, आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको उत्तर कोरिया ऊपर, उत्तर कोरिया नीचे दक्षिण कोरिया देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। अभी दुनिया में बड़ी अशांति चल रही है ना। इटली को यूरोप में अहम साझेदार मानता है भारत, जयशंकर हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। ये मनीला में भीषण आग लग चुकी है, देख लीजिए। इजरायली सेना ने गाजा में एक और क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं तो देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को आईपीएल तो पसंद होगा ना। अब तो आप लोगों के लिए टाइम पास, लोग कहते हैं ना लोग कि हमारे पास टाइम पास का जरिया नहीं है। लीजिए अब टाइम पास का जरिया आ गया, आप लोग देख सकते हैं। ये भारत को फर्स्ट टेस्ट में जीत के लिए चाहिए 7 विकेट। ऑस्ट्रेलिया को 521 रन के विशाल लक्ष्य का करना पीछा। चलिए क्रिकेट में आप लोगों को दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो मुझे लगता है एक एक बॉल देखते होंगे। ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप फाइनल में पहुंचा इटली। विश्वनाथ आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनना चाहेंगे डी गुकेश। विश्व चैंपियनशिप बनने की जंग शुरू करेंगे गुकेश और लेरेन। 138 वर्षों में पहली बार 2 एशियाई खिलाड़ी खिताब के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। 21.1 करोड़ रुपए इस बड़े मुकाबले को जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेंगे। इसमें सिटी की लगातार 5वीं बार है। टोटेनहम ने 4-0 से हराया। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी इसी पॉइंट मिल जाते। तानाशाही का विरोध कर रही मीरावल बहनों की कर दी गई थी हत्या। 1960 में आज ही डोमिनिकन गणराज्य में राफेल टूर्जिलो की तानाशाही का विरोध करने की वजह से 3 बहनों पेटिया, मिनर्वा, एंटोनिया मीरावल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 1999 में यूएन ने स्थिति को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रॉबर्ट एल लेडली ने कैट स्कैन के लिए पेटेंट प्राप्त किया। 1975 में आज ही अमेरिका के रॉबर्ट एस लेडली ने कैट स्कैन नामक डायग्नोस्टिक
एक्स-रे सिस्टम के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। इसे 1973 में विकसित किया गया था और इसने अंगों के भीतर ट्यूमर, संक्रमण या रक्तस्राव के निदान को संभव बनाकर चिकित्सा निदान में क्रांति ला दी थी। वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर हैं झूलन। झूलन और गोस्वामी का जन्म 1982 में आज ही बंगाल में हुआ था। 1997 में कोलकाता में आयोजित महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल देखकर उनके मन में भारत के लिए खेलने का सपना जगा। रोजाना 80 किलोमीटर का सफर तय कर क्रिकेट सीखा। घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 6 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी। झूलन 255 विकेट के साथ महिला वनडे में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। एक्यूट किडनी रोग से युवा हो रहे हैं पीड़ित। RML के शोध में सामने आई यह बात। पीड़ित होने वालों में आप देखिए 60.7% होते हैं 18 से 45 वर्ष के लोग। ये आप देखेंगे इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी में प्रकाशित हुआ है यह अध्ययन। एक्यूट किडनी रोग युवाओं के लिए घातक बन रही है। ये आप देखिए ऐसे सुलझा किंडरगार्टन में चोरी हुआ जूता करा। ये टोक्यो की घटना है। बारूदी सुरंगों से मुक्ति दुनिया के लिए। कंबोडिया में बारूदी सुरंगों के शिकार सरकारी अधिकारी और अन्य देशों के प्रतिनिधि रविवार को सीएम रीफ प्रांत में भाग लेने के लिए आए। बारूदी सुरंगों से मुक्त दुनिया के लिए सीएम रीफ अंगकोर शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए लोग बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंगकोर धाम के दक्षिण द्वार पर एक मार्च में भाग लिए। राज कपूर की बायोपिक बनाने को परिवार राजी नहीं होगा। रणवीर कह रहे हैं कहा अभिनय कठिन है लेकिन यह फिल्म का निर्देशन करने से काफी आसान है। मैं निर्देशक बनना चाहता हूं, मुझे कलाकार बनने का अवसर आसानी से मिलेगा। टैक्सी ड्राइवर पैसे नहीं लेते थे। रूस में राज कपूर की काफी लोकप्रियता रही है। कई कहानी अब देखे। सायरा ने AR रहमान को बताया सबसे अच्छा इंसान। चलिए इनकी दोनों की चल रही है। अवसाद को ठीक करने में सहायक मस्तिष्क की प्रक्रिया का पता चला है, अनुसंधान कह रहा है। चलिए आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।